नमस्कार दोस्तों, 19 नवंबर 2020 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल, एमिड अ जुडिशियल स्लाइड अ फ्लिकर ऑफ होप ऑन राइट्स। देखिए, इस आर्टिकल में जो कुछ भी बोला गया है वो सब मैं पहले 3 से 4 बार आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। इस आर्टिकल में कुछ भी नया नहीं है मेरे पास आपके साथ डिस्कस करने के लिए। अर्नब गोस्वामी जी वाले केस के बारे में बात हो रही है। DY चंद्रचूड़, आपको केस तो पता है ना कि अर्नब गोस्वामी जी को पकड़ के जेल में डाला गया। बेल एप्लीकेशन के लिए अर्नब गोस्वामी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी फायर की। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि देखिए, लीगल प्रेसिडेंट्स ये बोलते हैं कि पहले आप लोअर कोर्ट में जाइए, लोअर कोर्ट में जब आपकी अर्जी रिजेक्ट हो जाएगी तब आप बॉम्बे हाई कोर्ट में आना। उसके बाद साइमल्टेनियसली अर्नब गोस्वामी के लॉयर ने लोअर कोर्ट में भी अर्जी फाइल की, सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी फाइल की। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने सामने आके बोला कि भाई लॉ को तो बचाना ही है, और अर्नब गोस्वामी को बेल दे दी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बड़े प्यार से बुराई कर रहे हैं यहाँ पे अजीत प्रकाश शाह जी। ये पहले चीफ जस्टिस रह चुके हैं मद्रास हाई कोर्ट के। आप चाहो तो इस आर्टिकल खुद पढ़ सकते हो, पहले मैं सारी चीजें इसकी बता चुका हूँ। फिर डिकोडिंग बाइडेन्स प्रेसिडेंसी फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड। यहाँ पे बाइडेन के आने से इंडिया और पूरी दुनिया में जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसीज हैं ये किस तरीके से बदली हैं, इसके बारे में बात करी गई है, तो इसको देखेंगे। अगला है न्यू चैलेंजेस, इंडिया मस्ट नॉट फाइट शाई ऑफ इंगेजिंग विद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ऑन कंटेंशियस इश्यूज। देखिए, ये न्यू चैलेंजेस वाला जो आर्टिकल है, इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिकोडिंग बाइडेन्स प्रेसिडेंसी वाले आर्टिकल में ही मैं डिस्कस कर दूंगा, तो अलग से इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आर्टिकल है री इन्वेंटिंग सिटीज, अ न्यू अर्बन डेवलपमेंट पैराडिग्म शुड फोकस फॉर कटिंग डिजीज स्प्रेड। देखिए, यहाँ पे जो हमारा अर्बन डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने की बात करी जा रही है। कोविड-19 का जब पैंडेमिक फैला तो हमको ये पता चला कि हमारा जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है केवल हेल्थ की फील्ड में ही नहीं, बाकी सारे फील्ड में, चाहे लॉजिस्टिक हो, चाहे रहने की जगह की बात करी जाए, हर तरीके से कमजोर है। तो कोविड-19 के बाद जो हमारी कमजोरी है उसको सॉल्व करने पे फोकस आना चाहिए, और कहीं ना कहीं यहाँ पे मोदी साहब, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं, उन पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। फिर द नीड फॉर मैक्सिमम गवर्नमेंट, यहाँ पे बहुत प्यार से गवर्नमेंट की बुराई कर रहे हैं कौन? रोहित आजाद जी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। तो इनके क्या पॉइंट्स हैं, किस तरीके से मोदी जी द्वारा लाई गई और हमारी करंट सरकार द्वारा लाया गया आत्मनिर्भर पैकेज 1.0, 2.0, 3.0 मदद नहीं दे सकता, उसके बारे में बताया आजाद साहब ने। उसके बाद एंड में उन्होंने ये बताया कि हम लोग कर क्या सकते हैं, तो दोनों चीजें देखेंगे। सौमित्र चटर्जी जी के ऊपर ये आर्टिकल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको स्किप कर रहा हूं। और आगे बात की जाए दो वैक्सीन की, इन दो वैक्सीन के बीच का कंपैरिजन बता रखा है। एक वैक्सीन है फाइजर और दूसरी वैक्सीन है आपकी मॉडर्ना की। तो एक फाइजर की वैक्सीन है, एक वैक्सीन है मॉडर्ना की। फाइजर के वैक्सीन के टेस्ट रिजल्ट्स आए थे, मैंने पहले आपके साथ डिस्कस किए थे। मॉडर्ना की वैक्सीन के कल टेस्ट रिजल्ट्स आए हैं। अब चूंकि किसी बड़े मेडिकल जर्नल ने उसको वेट नहीं किया है, इसलिए मैंने उन टेस्ट रिजल्ट्स को आपके साथ डिस्कस नहीं किया था, मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था। बट कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मेडिसिन मार्केट में ये बहस हो रही है कि जो मॉडर्ना की वैक्सीन है वो फाइजर की वैक्सीन से अच्छी है। वो क्यों अच्छी है उसके बारे में इस आर्टिकल में बात की गई है, और वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो पर लाइक का बटन, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ। आप शेयर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू भी कर सकते हैं, लोगों को बता के भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ चैनल पे ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प भी कर सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं, कुछ और वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगी। उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इस लेक्चर की PDF मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके सारे जेन्युइन डाउट्स के जवाब दूंगा। तो शुरुआत करते हैं डी कोडिंग बाइडेन्स प्रेसिडेंसी फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड। हिज मेजर प्री ऑक्यूपेशन could be the difficult US domestic agenda. India must revert to pluralist multi alignment. कहने का मतलब ये है कि बाइडन का जो एजेंडा होने वाला है वो सबसे पहले अपने डोमेस्टिक मार्केट में होने वाला है, कुछ डोनाल्ड ट्रंप की तरह। बट डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन की अप्रोच बहुत अलग अलग है, और कहीं ना कहीं जिस लेवल पे, इस आर्टिकल में यही बताया जा रहा है कि जिस लेवल पे ट्रंप जाके चाइना के अगेंस्ट बात कर रहे थे, उस लेवल पे जो बाइडेन बहुत मुश्किल है कि चाइना के अगेंस्ट बात करें, क्योंकि जो बाइडेन की जो पार्टी है डेमोक्रेट पार्टी, कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिक स्फीयर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। और डोनाल्ड ट्रंप का जो सपोर्ट बेस था वो उन स्टेट से था जहां की इकोनॉमी उतनी आगे है नहीं। इन सब चीजों को इस आर्टिकल में बताया गया है। सबसे पहले तो जो ऑथर है वो क्या बोल रहे हैं कि इस बार जो अमेरिका के इलेक्शन हुए, और केवल नरेंद्र मोदी जी के दौरान नहीं, मनमोहन सिंह जी के दौरान भी जो अमेरिका के इलेक्शन हुए थे उसको इंडिया में बहुत ऑब्जर्व किया जाता था। अगर आप मनमोहन सिंह जी से पहले के टेन्योर की बात करिए, उस समय पे अमेरिका के इलेक्शंस को इतना ज्यादा मॉनिटर नहीं किया जाता था। मतलब कहीं ना कहीं अब अमेरिका की गद्दी पर जो बैठा है
वो बहुत हद तक इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिक्योरिटी डेवलपमेंट पे इफेक्ट डालता है। अब अगर आप मिस्टर बाइडेन को और मिस्टर ट्रंप को कंपेयर करो तो यहां पे ऑथर ये बोल रहे हैं कि एक तीसरी कंट्री के लिए जो घृणा है वो आप उसके बेसिस पे आप अपनी रिलेशनशिप को स्ट्रांग नहीं कर सकते, खासकर आज के माहौल में जब बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट प्रायोरिटीज हो गई। बहुत अच्छी बात बोली यहां पे ऑथर ने। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का फुल टाइम एजेंडा था चाइना के अगेंस्ट बात करना। अब ये एजेंडा कहीं ना कहीं इंडिया को मदद कर रहा था, तो इंडिया इस एजेंडा से खुश था। अब बाइडेन आ गए हैं। अब बाइडेन उस हद तक चाइना के प्रति घृणा दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, इस बात पे एक बहुत बड़ा डाउट है। प्लस दोस्तों, इंडिया और यूएस की जो रिलेशंस हैं वो चाइना के प्रति घृणा पे डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि आज के वर्ल्ड में इनकंसिस्टेंट प्रायोरिटीज हो चुकी है। मतलब कि कल की डेट में अमेरिका का कोई मतलब निकला है चाइना के साथ तो कहो एकदम ही रिवोल्यूशनरी तरीके से अमेरिका और चाइना के रिश्ते बहुत ही अच्छे हो जाए, एकदम से कुछ कह नहीं सकते आप। तो एक तीसरी कंट्री की प्रति घृणा होने की वजह से, चाइना के प्रति घृणा होने की वजह से यूएस और इंडिया बहुत लंबे समय तक अच्छे दोस्त रहेंगे, इस बात की पहली बात तो कोई गारंटी नहीं है। दूसरी बात, जो हमारा करंट रिजीम है मोदी साहब का, उसकी कुछ गलती पॉइंट आउट कर रहे हैं ऑथर। जैसे कि नमस्ते ट्रंप इवेंट हुआ था फरवरी 2020 में अहमदाबाद में, ये जो ऑर्गेनाइजेशन कराया है मोदी साहब ने, इसके चलते डेमोक्रेट्स और मिस्टर बाइडेन नाराज होने वाले हैं हमारे प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट से। अब वो किस हद तक नाराज होंगे ये समय ही बताएगा। अब बात की जाए अमेरिका की। अमेरिका नो डाउट वर्ल्ड लीडर है, इकोनॉमी इसकी सबसे बड़ी है, मिलिट्री साइज बड़ी है, इसकी टेक्नोलॉजी बहुत तगड़ी है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों, भले ही ये इतना आगे आ गया है, इसके इस बार के इलेक्शन में फियर और हेट्रेड साफ साफ नजर आया। अमेरिका बर्न कर रहा था, एक सिविल वॉर टाइप की सिचुएशन आ गई थी, ब्लैक्स व्हाइट सड़कों पर उतर आए थे, लड़ाई सी हो रही थी। और कहीं ना कहीं जो इनकी दो रूलिंग पार्टी है, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स, एक दूसरे से घृणा करती हैं, बिल्कुल ही घृणा है। एक दूसरे को उल्टी सीधी बातें बोलना, जो गरिमा एसोसिएटेड थी ना, वो गरिमा चली गई है, डिग्निटी चली गई है यूएस इलेक्शन प्रोसेस की। पहले जो दो यूएस प्रेसिडेंशियल नॉमिनीज होते थे सामने बैठ के एक दूसरे की पॉलिसीज पे अटैक करते थे, अब तो उल्टी सीधी बातें सुना रहे थे एक दूसरे को। और अब कहीं ना कहीं देखो, जो ये जो घृणा है इसको प्रमोट किया मिस्टर ट्रंप ने। तो मिस्टर ट्रंप ने जब इस घृणा को प्रमोट किया, ट्रंप साहब ने घृणा को प्रमोट किया, इसका फायदा ही मिला मिस्टर बाइडेन को। ऐसा नहीं है दोस्तों कि मिस्टर बाइडेन की जो लोगों के अंदर फॉलोइंग है वो बहुत अच्छी है, मिस्टर बाइडेन कोई बहुत ही ज्यादा करिश्माई नेता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिस्टर बाइडेन एक तो ऑलरेडी बहुत बूढ़े हैं, दूसरी बात लैक लस्टर, उनकी पॉलिटिकल अपील इतनी ज्यादा नहीं है, बट कहीं ना कहीं मिस्टर ट्रंप का ये जो घृणा फैलाने वाला चीज था, इसने मिस्टर बाइडेन को जिता दिया। ओवरऑल अगर आप वोटिंग आउटकम देखेंगे, 78 मिलियन वोटर्स ने बाइडेन के लिए वोट किया है, 73 मिलियन वोटर्स ने मिस्टर ट्रंप के लिए वोट किया है। भैया बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जब वोटिंग डाल रहे हैं 8 3 11 और 15 करोड़ लोग, 15 करोड़ लोग जब वोटिंग डाल रहे हैं, उसमें 50 लाख वोटों से जीते हैं मिस्टर बाइडेन। तो एक बहुत बड़ी, आप कह सकते हो कन्विंसिंग विक्ट्री नहीं है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा तबका है अमेरिका में जो मिस्टर ट्रंप को सपोर्ट कर रहा था। ओके, तो भैया ट्रंपिज्म, मिस्टर ट्रंप को सपोर्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मिस्टर ट्रंप की पॉलिसीज हैं, जिसको बोला था ट्रंपिज्म, और उनके वोटिंग रिजल्ट से मिस्टर ट्रंप की पॉलिसीज दिख रही है कि भाई लोगों के बीच में काफी फेमस है। और मिस्टर ट्रंप की पॉलिसी कैसी है? कंजर्वेटिव है, इनवर्ड लुकिंग है। अमेरिका की जॉब अमेरिका के लिए, बाहर वालों को हम अंदर घुसने नहीं देंगे, व्हाइट सुप्रीमेसी, ये सब मिस्टर ट्रंप की पॉलिसीज है। और कहीं ना कहीं रिपब्लिकन पार्टी के हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब ऐसा नहीं है कि रिपब्लिकन पार्टी के अंदर सिर्फ एक यही इस तरीके के लोग हैं जो कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी रखते हैं। रिपब्लिकन पार्टी के अंदर लिबरल आइडियोलॉजी वाले लोग भी हैं, मॉडरेट आइडियोलॉजी वाले लोग भी हैं। लिबरल और मॉडरेट समझ के कौन हो गया? जो भाई आपके इकोनॉमी पे ज्यादा ध्यान दें, जो बाहर से आने वाले लोगों को, इमिग्रेंट्स को ज्यादा वेलकम करें, जो ब्लैक राइट्स के लिए ज्यादा बात करें। तो लिबरल और मॉडरेट विंग वाले जो लोग हैं, उनकी रिपब्लिकन पार्टी में थोड़ी इमेज कम हो सकती है। कहीं ना कहीं डेमोक्रेट्स के अंदर भी एक इंटरनल डिसेंशन देखने को मिल रहा है प्रोग्रेसिव और सेंट्रिस्ट के साथ। प्रोग्रेसिव्स क्या हैं, ये मैंने कल या परसों की ही अपने एडिटोरियल के लेक्चर में आपको बताया है, तो आप जाके उसको देखिए। उसके बाद दोस्तों, अमेरिका की इमेज की बात की जाए तो ट्विटर, फेसबुक और जो अमेरिका के टीवी चैनल्स हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने मिस्टर ट्रंप द्वारा फैलाए गए मैसेजेस के सामने एक वार्निंग का सिग्नल लगाया। ये ट्विटर और फेसबुक जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ने मिस्टर ट्रंप द्वारा फैलाए गए बहुत से सोशल मीडिया मैसेजेस को बैन कर दिया, टेक डाउन कर दिया। कहीं ना कहीं बात दोस्तों ये है कि मिस्टर ट्रंप हेट तो फैला रहे थे, और ऐसा बोला जा रहा है कि मिस्टर बाइडेन जीत गए, जनवरी में वो ऑफिस ले लेंगे, और अभी नवंबर भी खत्म नहीं हुआ है।
तो जब तक मिस्टर ट्रंप ऑफिस में हैं तब तक वो ओबामा के एरा के बहुत सारे रेगुलेशंस को हटा देंगे, ठीक है, अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट को परस्यू करेंगे, पार्डन्स इशू करेंगे उन क्राइम्स के प्रोसिक्यूशन का जो कि उनके प्रेसिडेंशियल टर्म के दौरान हुए हैं उनके द्वारा या फिर उनके किसी चहेते के द्वारा। प्रेसिडेंट को तो कुछ नहीं किया जा सकता, बट प्रेसिडेंट के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए पार्डन करना, मतलब अपने सपोर्ट बेस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जगह देख के बैठिए, एक आदमी अमेरिका का राष्ट्रपति 2 टर्म्स के लिए रह सकता है, तो डोनाल्ड ट्रंप भले ही दूसरा टर्म नहीं जीत पाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में एक चीज तो होगी ना कि मैं अपनी ट्रंपिज्म वाली भावना को, इस पॉलिसी को एग्रेसिवली परस्यू करूंगा, और आज से 4 साल बाद जब जो बाइडेन की प्रेसिडेंसी खत्म हो रही होगी उसके बाद मैं फिर प्रेसिडेंसी के लिए खड़ा होऊंगा। ये चीजें जरूर चल रही होंगी ट्रंप के दिमाग में। हालांकि प्रेसिडेंसी के लिए खड़ा होना इतना आसान नहीं है, उस समय पे रिपब्लिकन पार्टी के इंटरनल प्रोसेस पे डिपेंड करेगा कि अगले बार रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंट कौन रहने वाला है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है ट्रंप के दिमाग में ये चीज चल रही होगी और वो अभी से प्लानिंग कर रहे होंगे। भाई बहुत ही पहुंचे हुए बिजनेसमैन है, तो इन सब चीजों के लोगों के दिमाग में चीज चलती रहती है। अब यहां पे एक न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों, अमेरिका की डेमोक्रेसी का मजाक बड़ा हुआ है, ठीक है ना, आपस में लड़ रहे हैं लीडर्स वहां पे, और उसी समय पे जो यूएस एम्बेसी है वेस्ट अफ्रीका की एक कंट्री है कोट डी आइवोर में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो रहे हैं, और वहां की अमेरिकन एम्बेसी एक स्टेटमेंट इशू कर रही है कोट डी-आइवोर को कि आप अपने डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो करें, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करें। ये बहुत आयरॉनिक दिख रहा है, यूएस की हाइपोक्रेसी दिख रही है। यूएस जो आइडियल्स खुद नहीं मानता वो दूसरों पे इंपोज कर रहा है। जो यूएस की डेमोक्रेसी वो खुद दिखाता है वो एक्चुअली में डेमोक्रेसी है ही नहीं। यूएस में हमेशा से ब्लैक्स, हिस्पैनिक्स, नेटिव अमेरिकन, जो दूसरी माइनॉरिटीज है उनके खिलाफ अत्याचार किए गए हैं। तो बेसिकली यूएस हाइपोक्रेसी कर रहा है, खुद की तो उसकी जो आप कह सकते हैं डेमोक्रेसी हिली हुई है, और दूसरी कंट्रीज को डेमोक्रेसी के भाषण देता है, जिसमें कोट डी-आइवोर, जिसमें इंडिया भी है। तो भैया प्रमिता जयपाल, कमाला हैरिस कई बार भाषण दे चुकी हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को और हमारी सरकार को कि आप माइनॉरिटीज के खिलाफ क्या कर रहे हैं, तुम अपनी माइनॉरिटीज के खिलाफ क्या कर रहे हो वो तुम नहीं देखते हो। उसके बाद ये बोला जा रहा है 1 in 100 अफ्रीकन अमेरिकन एडल्ट्स आर इन प्रिजन ऑन प्रोबेशन और पैरोल, यानी 11 अफ्रीकन अमेरिकन एडल्ट्स हैं जो ब्लैक पीपल रहते हैं वहां पे अमेरिका के अंदर, उसमें से 11 में से एक भैया या तो जेल में है या पैरोल में है, मतलब बेल पे छूट रखा है। ऑलमोस्ट 9.09% लोग, या फिर 9% बोल लीजिए, 10% बोल लीजिए, जेल में है। कौन? जो ब्लैक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिका की जो ग्लोबल डोमिनेंस है वो इकोनॉमिक, मिलिट्री और कल्चरल पावर पे। अगर आप मिलिट्री की बात करो तो अमेरिका के 800 मिलिट्री बेसेस है, 70 कंट्रीज में ये मिलिट्री बेसेस है। तो भले ही अमेरिका इतना स्ट्रांग बाहर से नजर आता है, बट अंदर से अमेरिका की मॉरल और पॉलिटिकल अथॉरिटी कमजोर हो चुकी है। यूएस के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम पे कॉर्पोरेशंस का, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का कंट्रोल है, ठीक है। यूएस की ट्रेड डेफिसिट भी धीरे धीरे बढ़ रही है। कहीं ना कहीं यूएस का हेल्थ सिस्टम भी कोलैप्स कर रहा है, क्योंकि यूएस का हेल्थ सिस्टम एक्सेसिवली प्राइवेटाइज्ड है। वहां पे पब्लिक हेल्थ को उतनी तरीके से आगे नहीं आने दिया गया। अब बात दोस्तों यहां पे यह है कि अमेरिका बाहर से देखने में मिलिटरली, कल्चरली, इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, नो डाउट स्ट्रांग है, बट अंदर से उसकी वीकनेस दिख रही है। जो डेमोक्रेसी वो दुनिया भर को सिखाते फिरते हैं, उनके यहाँ पे वो डेमोक्रेसी इतनी तेजी से आ नहीं पा रही। उनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी ब्रेक हो रहा है। देख लीजिए 11 मिलियन से ज्यादा केसेस हो चुके हैं कोरोना वायरस के, 2 लाख से ज्यादा लोग वहां पे मर चुके हैं। अब इसके बाद बाइडेन के आ जाने से दुनिया भर में क्या है, तो भैया इंडिया को लगता है कि बाइडेन के आ जाने से चाइना के ऊपर जो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेशर बना रखा था वो अब नहीं रहेगा, ठीक है। बाइडेन उस लेवल का प्रेशर नहीं बनाएंगे जिस लेवल का प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप बनाते थे। रशिया को क्या डर लगता है? रशिया चाहता था कि डोनाल्ड ट्रंप ही प्राइम मिनिस्टर बने रहे, सॉरी प्रेसिडेंट बने रहे, बाइडेन ना बने। क्योंकि जो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन है, जो कि रशिया की गैस को ईस्टर्न यूरोप में लेके जाती है, उससे रशिया को पैसा मिलता है, हो सकता है कि नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन वाला प्रोजेक्ट प्रॉब्लम में आ जाए मिस्टर बाइडेन के आने की वजह से। क्योंकि ये जो डेमोक्रेट पार्टी है ना, चाहे मिस्टर बाइडेन की बात कर लीजिए, इससे पहले जो डेमोक्रेटिक पार्टी की नॉमिनी थी प्रेसिडेंट के लिए हिलरी क्लिंटन की बात कर लीजिए, ये लोग बहुत एंटी रशिया हैं, तो रशिया वाले थोड़ा घबराते हैं। उसके बाद चाइना को लगता है कि भैया कुछ पता नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप के बाद कहो बाइडेन की भी खिसक जाए, वो भी ट्रेड वॉर चालू कर दें। उसके बाद इजराइल और कुछ गल्फ स्टेट्स का बोलना है कि इतनी मुश्किल से ये जो ईरान के साथ दुश्मनी करी थी, अब तो ईरान के साथ दोस्ती कर सकते हैं ये बाइडेन। उसके बाद वेनेजुला, ईरान और क्यूबा को लगता है कि जिस लेवल की हॉस्टिलिटी ट्रंप दिखाते थे शायद अब ना दिखाई जाए। यूरोप ज्यादा रिस्पेक्ट और कंसीडरेशन चाहता है, जर्मनी, फ्रांस, यूके जैसी कंट्रीज को डोनाल्ड ट्रंप को समझ ही नहीं रहे थे, इनको लग रहा था कि शायद अब कुछ होगा। तो कुल मिला के बहुत सारे लोगों के बहुत अलग अलग व्यू पॉइंट्स है इस केस में बाइडेन के आने से। लेकिन बाइडेन के आने के बाद भैया एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है
कि बाइडेन का सबसे पहला प्री ऑक्यूपेशन ये है कि वो अपने डोमेस्टिक एजेंडा को सही करेंगे। सबसे खास बात दोस्तों ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स है ना यूएसए में, जिनको आप बोलते हो काउंटीज, अगर आप बात करो उन काउंटीज की जहां से मिस्टर ट्रंप जीते हैं, वो काउंटी यूएस का केवल 29% ऑफ द जीडीपी बनाती हैं। तो दे आर 2497 काउंटीज जहां से ट्रंप जीते हैं, दे मेकअप 29% ऑफ द जीडीपी ऑफ यूएसए। और वो 477 काउंटीज जहां पे मिस्टर बाइडेन जीते हैं, दे फॉर्म 70% ऑफ द जीडीपी ऑफ इंडिया, सॉरी ऑफ यूएसए। तो इकोनॉमिकली एडवांस्ड स्टेट ने जो बाइडेन के लिए वोट दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कैपिटलिस्ट क्लास है या फिर जो अर्बन मिडिल क्लास है यूएसए का, जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस चाहता है यूएसए की, वो बाइडेन को सपोर्ट कर रहे हैं। और जब इकोनॉमी की बात आ जाएगी तो एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि मिस्टर बाइडेन चाइना के साथ एक लिमिट से ज्यादा पंगा नहीं लेंगे। लेकिन मिस्टर बाइडेन किस हद तक अपने नियम कानूनों को सेनेट से पास करा पाएंगे, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो सेनेट के लीडर हैं मिच मैककॉनल, जो कि रिपब्लिकन पार्टी को बिलोंग करते हैं, वो किस हद तक मिस्टर जो बाइडेन की मदद करेंगे चीजों को करने में। जैसे कि फॉर एग्जांपल मिस्टर ट्रम्प ने डब्ल्यूएचओ को छोड़ दिया, जो बाइडेन डब्ल्यूएचओ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो भाई मिच मैककॉनल रोकेंगे। क्लाइमेट चेंज अकॉर्ड, पेरिस अकॉर्ड को छोड़ दिया ट्रम्प ने, ये ज्वाइन करना चाहते हैं। ईरान न्यूक्लियर डील को छोड़ दिया ट्रम्प ने, ये ज्वाइन करना चाहते हैं। डब्ल्यूटीओ की जो क्रेडिबिलिटी गई है उसको ठीक करना चाहते हैं। अब इन सब चीजों को करने में जरूरत लगे किसकी, मिच कॉनल की। और वो करेंगे कि नहीं करेंगे वो देखने वाली बात है, चूंकि वो एक रिपब्लिकन है। एक बात तो पक्की है, ऐसा यहां पे बोल रहा है ऑथर, कि क्वाड में जो यूएस का इन्वॉल्वमेंट है वो कम होने वाला है। और अगर क्वाड में यूएस का इन्वॉल्वमेंट कम होने वाला है तो कहीं ना कहीं न्यू दिल्ली को यूएस पे कम डिपेंडेंट रह के अपनी इकोनॉमी पे ध्यान देना चाहिए, अपने एक्सटर्नल रिलेशंस बनाने चाहिए, मल्टीलैटरल अलाइनमेंट, प्लूरलिस्ट मल्टी अलाइनमेंट करना चाहिए। ये सारे व्यू पॉइंट्स कृष्णन श्रीनिवासन जी के हैं, ये फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं। और अब आप देख ही सकते हैं कि किस लेवल के इनके आइडियाज हैं, बहुत ही अच्छे आइडियाज हैं, बहुत डिटेल में मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं री इन्वेंटिंग सिटीज ऑन अर्बन प्लानिंग एंड डिजीज स्प्रेड। यहां पे देखिए क्या बात की जा रही है, यहां पे बात की जा रही है कि भैया मोदी साहब ने अर्बन प्लानिंग को री इमेजिन करने की बात की है और हमारे टाउन्स को, हमारे सिटीज को और हेल्दी और रहने लायक करने की बात की है। ठीक है, ये बात इन्होंने कब की, तो भैया ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम की मीटिंग चल रही थी, वहां पे मोदी साहब ने बोला कि we need to reset the mindset, processes and practices for safe urban living and acknowledge that governments actually do little for the working millions। मतलब कि यहां पे गवर्नमेंट वर्किंग मिलियंस के लिए कम करती है, इसको इनडायरेक्टली मोदी साहब ने एक्नॉलेज कर लिया। वो बोल रहे हैं कि भैया सेफ अर्बन लिविंग में जो रहने वाले प्रोसेस हैं उसको हम लोग रीओरिएंट करने की कोशिश करेंगे। अभी कैसे रीओरिएंट करेंगे ये देखना बाकी है। कोविड-19 से इसको जोड़ा जाए तो जो पहले 100 दिन बीते थे पैंडेमिक पे, जो टॉप 10 सिटीज है दुनिया भर की, वहां 15% ऑफ द टोटल केसेस थे। और इंडिया की जो बड़ी बड़ी सिटीज है जैसे मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, वहां तो जबरदस्त तरीके से वायरस फैला, क्योंकि इतनी डेंस है ये सिटीज कि एक लिमिट से ज्यादा वहां पे फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग कर पाना ना के बराबर पॉसिबल है। और जब आप पहुंच जाते हो, बात करते हो धारावी जैसे स्लम्स की, तो धारावी जैसे स्लम, अब देखिए ये तो तारीफ की बात है कि हमारी सरकार ने या महाराष्ट्र की सरकार ने जो भी हेल्थ वर्कर्स थे उन्होंने लड़के धारावी जैसी जगह पे कोविड-19 को कंट्रोल किया। बट कहीं ना कहीं दोस्तों देखने वाली बात यह है कि कोविड-19 का जो इंपैक्ट है वो रूरल एरियाज में इतना मेजर नहीं किया गया जितना उसको अर्बन एरियाज में मेजर किया गया, और कहीं ना कहीं फोकस अर्बन एरियाज में रहा है। अभी तक तो ऐसी कोई कंफर्म रिपोर्ट निकल के नहीं आई है कि रूरल एरियाज में एक लिमिट से ज्यादा फैला है कोरोना वायरस, और भगवान करे फैले भी ना। तो यहां पे दुनिया भर की सरकारें इस चैलेंज के साथ लड़ने की कोशिश कर रही हैं, और जब इस चैलेंज के साथ लड़ने की बात आ रही है तो ये कुछ पोस्ट वर्ल्ड वॉर रिकंस्ट्रक्शन की तरह ही है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था पूरी दुनिया तबाह हो गई थी, जब पूरी दुनिया तबाह हुई थी उसको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ा था, और उसको रिकंस्ट्रक्ट करने वाला ही एग्जाम्पल यहां पे निकल के आ रहा है किसमें, कोविड-19 में। कोविड-19 के पैंडेमिक के बाद केवल हेल्थ फील्ड में प्रॉब्लम नहीं हुई है, प्रॉब्लम बहुत सारी और फील्ड्स में हुई है, जैसे माइग्रेंट क्राइसिस। माइग्रेंट क्राइसिस में आपने देखा कि लोग छोड़ के शहर भागने लगे, उनके पास रहने की जगह नहीं थी। तो यहां पे अगर अर्बन प्लानिंग को आप रीसेट कर रहे हो तो आपको एक चीज पे 100% फोकस मानना पड़ेगा, और वो क्या है, वो है अफोर्डेबल हाउसिंग। एक सस्टेनेबल और हेल्दी सिटी के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये इंडिया का वीकेस्ट लिंक है। यहाँ पे स्पेकुलेटिव हाउसिंग इन्वेस्टमेंट चलती हैं, रेंटल हाउसिंग बनाई गई है तो थोड़ी महंगी है। माइग्रेंट लेबर को बनाने के लिए सस्ती रहने की जगह होनी चाहिए जहां पे जो रेंट है जो इन माइग्रेंट वर्कर्स को देना पड़े वो कम है। अभी बात दोस्तों ये है
कि मुंबई में जितना प्लान किया गया था, मुंबई जैसे सिटीज हैं ये खासकर ये बहुत ज्यादा ओवरबर्डन्ड है एज फार एज लिविंग इज कंसर्न। 1961 से लेकर 2000 में रेंटल हाउसिंग पुअर्स के लिए मुंबई में केवल 5% जोड़ी गई है, और ये 5% भी तब जोड़ी गई जब प्राइवेट फंडिंग इन्वॉल्व थी। कहीं ना कहीं पोस्ट कोविड-19 एरा में सेंटर्स अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, जो अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस वाली स्कीम चलाई ना सेंटर ने, इसको रीवैम्प करने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं जो घर बनाने हैं वो उस स्केल पे बनाने की जरूरत है जिस स्केल के घर साउथ कोरिया में बने थे, जापान में बने थे, यूरोप में बने थे वॉर के बाद। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, गवर्नमेंट बहुत सारे आप कह सकते हो स्मार्ट सिटीज को डेवलप करने की बात करती है, लेकिन स्मार्ट सिटीज के डेवलपमेंट में पुअर रेंटल वाला जो एलिमेंट है ना, इग्नोर हो जाता है। बेसिक बात यहां पे ये है कि दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, कोलकाता जैसे बड़े शहरों में रेंटल बेसिस पे, सस्ते बेसिस पे गरीबों के लिए रहने के लिए घर अवेलेबल हो, ये स्कीम में होना चाहिए। स्मार्ट सिटीज में ये चीज मिसिंग होती है। और इससे पहले जो सेंटर की अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस वाली स्कीम है उसको प्रोएक्टिव लेवल पे डील नहीं किया गया। होता ही है दोस्तों कि इस तरीके की स्कीमों में ना ज्यादा फायदा इन्वॉल्व नहीं होता है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स बड़े बड़े मल्टी टावर्स बनाते हैं और उनके फ्लैटों को 1.5 2 3 करोड़ में बेचते हैं। मुंबई में तो 1.5 2 करोड़ का फ्लैट मजाक सा हो गया है, एक छोटा सा खोखा पकड़ाते हैं 1 करोड़ में। तो इस तरीके के फ्लैट्स पे फोकस रहता है बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स का। क्यों? क्योंकि इनसे पैसा बनता है और इसी फील्ड में जो पॉलिटिशियंस का ब्लैक मनी है वो पार्क होता है। अभी रेंटल हाउसिंग सस्ता वाला बनाओगे तो किसी का पैसा बनेगा नहीं, वो तो भाई एक वेलफेयर माइंडसेट वाली गवर्नमेंट ही बना सकती है, और अब तक वो वेलफेयर माइंडसेट वाली गवर्नमेंट आई नहीं है। चाहे आप बीजेपी की बात कर लो, चाहे आप कांग्रेस की बात कर लो, किसी पार्टी की बात हो ही नहीं रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब बातें यहाँ पे बोली जा रही है। प्लस ये भी बोला जा रहा है कि जिस प्रकार से आप अर्बन हाउसिंग को सुधारोगे उसमें यह भी ध्यान देना है कि कोलेरा, प्लेग, ग्लोबल फ्लू जैसी जो बीमारियां फैल जाती हैं इनको भी कम करना है। अगर आप दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में चले जाइए तो आप देखेंगे दिल्ली में से बहुत से नेबरहुड्स हैं जहां पे इस तरीके की बीमारियां बहुत तेजी से जल्दी फैल जाती हैं। तो हमारी अर्बन प्लानिंग में इन सारे हेल्थ फैक्टर्स को भी देखने की जरूरत है। सिर्फ यही नहीं है कि आपने कोविड-19 को ही देख के कर डाली अर्बन प्लानिंग, एक होलिस्टिक माइंडसेट लेने की यहां पे बात करी जा रही है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बात करते हैं नीड फॉर मैक्सिमम गवर्नमेंट। देखिए भाई यहां पे क्या बोला जा रहा है, मैक्सिमम और मिनिमम गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है। मैक्सिमम और मिनिमम गवर्नमेंट का मतलब होता है जब सरकार ये बोल दे कि भाई हम एडमिनिस्ट्रेशन के गवर्नेंस के प्रोसेस में एक लिमिट से ज्यादा इंटरफेयर करेंगे ही नहीं, हम लोगों के ऊपर छोड़ते हैं और मार्केट के ऊपर छोड़ते हैं कि वो अपने आप को खुद डेवलप करें, इसको बोला जाता है मिनिमम गवर्नमेंट। जो रोहित आजाद जी हैं वहां पे ये बोल रहे हैं कि भैया आपका ये जो मिनिमम गवर्नमेंट वाला कंसेप्ट है ये चल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है, जॉब क्रिएशन बहुत ज्यादा जरूरी है। रिसेंटली ही फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कुछ मेजर्स को इंप्लीमेंट किया, इंट्रोड्यूस किया हमारी निर्मला सीतारमण जी ने। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी लग रहा है कि भैया अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल मेजर्स लेने की जरूरत है। कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद चीजें बहुत खराब है। अब रोहित आजाद जी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि फिजिकल मेजर्स के नाम पे जो हमारी सरकार है वो आत्मनिर्भर 1.0 लेके आई, 2.0 लेके आई, 3.0 लेके आई, लेकिन क्या इससे हो रहा है कुछ? 20.9 लाख करोड़ जो कि आत्मनिर्भर 1.0 में अनाउंस किए गए थे उसमें से लगभग 18 लाख करोड़ तो क्रेडिट गारंटी और लिक्विडिटी ईजिंग में है। क्रेडिट गारंटी और लिक्विडिटी ईजिंग समझते हैं? सिंपल भाषा में बताऊं तो सरकार कम इंटरेस्ट पे जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, जो छोटे कॉर्पोरेट्स हैं, जो एमएसएमईज है, इनको लोन बांट रही है। पहली चीज। लिक्विडिटी ईजिंग क्या हो गया कि जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो रेपो रेट को लो करके जिस रेट पे पैसा आरबीआई शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स को देती है उसको बोला था रेपो रेट। जब रेपो रेट कम हो जाएगा तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को पैसा कम इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा और वही पैसा ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स आगे कम रेट पे घुमाएंगे तो लोगों की जेब में पैसा आएगा। तो ये सरकार का ऑब्जेक्टिव है, इस तरीके से हम इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यहां पे ऑथर ये बोल रहे हैं कि ये जो आपकी मेथोडोलॉजी है ना ये फ्लॉड है, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि जो बिजनेसेस चीजों को बना रहे थे उनकी जो करंट इन्वेंट्री है, जो पहले वो बना के रख रखे उसको उनको वही बेचने में प्रॉब्लम हो रही है। तो जब तक उनकी पुरानी इन्वेंट्री नहीं क्लियर होती तब तक नई इन्वेंट्री बनाने का मतलब रहता नहीं है। तो कुल मिला के पॉलिसी मेकर्स को यह बताया जा रहा है कि जो फैक्ट्रीज हैं वो अंडर कैपेसिटी, बिलो कैपेसिटी पे रन कर रही हैं। तो सिर्फ आप उनको सस्ता लोन दे दोगे तो सस्ता लोन दे के चीजें बनाने लग जाएं, यह जरूरी नहीं है। जब एक कॉर्पोरेट
कोई डिसीजन लेता है तो वो इस हिसाब से डिसीजन लेता है कि भाई जब वो कोई प्रोडक्ट बनाएगा, उसको बेचेगा तो उसका पैसा आएगा, वो कुछ पैसा कमाएगा। लेकिन पैसा कमाने वाली बात तो यहां हो ही नहीं रही है। सिर्फ आपने कम रेट पे लोन ले दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि जो कॉर्पोरेट्स और एमएसएमई है वो कम रेट पे लोन ले लेंगे। इनफैक्ट एक कम रेट पे लोन लेने वाली जो बात है ना, वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को बहुत मदद कर रही है। तो एल&टी, टाटा और जो आपके ये रिलायंस जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने अपने पुराने डेब्ट्स जो कि इन्होंने हायर इंटरेस्ट रेट पे ले रखे थे, नया पैसा कम इंटरेस्ट रेट पे लेके पुराने डेब्ट्स जो हायर इंटरेस्ट पे रेट पे ले रखे थे उनको चुका दिया। तो बड़े कॉर्पोरेट्स तो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन जो छोटे कॉर्पोरेट्स हैं जैसे कि एमएसएमईज है, एमएसएमईज के लिए चीजें काफी मुश्किल है। एमएसएमईज ग्राउंड लेवल पे ऑपरेट करती हैं, एमएसएमईज कट टू कट बेसिस पे काम करते हैं, पैसा आया गया, पैसा आया गया, बहुत छोटा मार्जिन होता है एमएसएमईज का, कुछ को छोड़ दीजिए। तो अब बात यह है कि एमएसएमईज ये देखेंगी जरूर कि उनका सामान बिकेगा या नहीं बिकेगा। और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन कोरोना वायरस पैंडेमिक, जब लोगों की जेब में पैसा कम है, अभी दिवाली वाले समय पे लोग खरीदने लगे, बट उससे पैसा कम था, और आगे आने वाले समय में भी लोग सेविंग पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, वो ज्यादा पैसा मार्केट में उतार नहीं रहे। आप भी देखो दोस्तों, कोरोना वायरस के चलते लोगों की नौकरियां चली गई, तो जो भी लोगों के पास सेविंग्स थी, अब उन सेविंग्स को लोग बचा रहे हैं, उनको खर्च करने के मूड में नहीं है, क्योंकि उनको इस बात की श्योरिटी नहीं है कि वो आगे पैसे कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे। तो जब लोग पैसे खर्च करेंगे नहीं तो कंपनियों का सामान बिकेगा नहीं, जब कंपनियों का सामान बिकेगा ही नहीं तो आप कितने भी कम पे लोन दे दो, कोई लोन लेने वाला है नहीं। तो कुल मिला के ये जो आपके तरीके हैं ना आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंदर की क्रेडिट, ये लिक्विडिटी ईजिंग, क्रेडिट एनहांसमेंट, ये काम करने वाले हैं नहीं। तो वो लोग जिनके पास पहले नौकरियां थी, आराम से वो ईएमआई उठा लेते थे, कार की, स्कूटी की, घरों की, वो अब ईएमआई उठाने में डरेंगे। मान लो उन्होंने ईएमआई उठा भी ली, तो बैंकों का माइंडसेट समझिए। 2019 से पहले ही हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है वहां पे एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, ओवरबर्डन्ड है हमारा बैंकिंग सेक्टर नॉन परफॉर्मिंग एसेट से, ये हम सबको पता है। अब इतना ज्यादा नॉन परफॉर्मिंग एसेट होने के बाद कोविड-19 के समय में क्या ये बैंक बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा फिर घुमाना चाहेंगे? सरकार का ऑब्जेक्टिव क्या है? सरकार का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने रेपो रेट कम किया है तो बैंक भी आगे इंटरेस्ट रेट कम करेगा। बैंक इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर रहा है। बैंक क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि बैंक को लग रहा है कि पहले ही हमारे बहुत सारे एसेट्स एनपीए हो चुके हैं, नए हमने पैसा कम इंटरेस्ट रेट पे घुमाया और अगर पैसा वापस नहीं आया तो और एनपीए हो जाएगा। तो बैंक के पॉलिसी मेकर्स क्या सोचते हैं कि इंटरेस्ट रेट एक लिमिट से ज्यादा कम मत करो। तो अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहेगा तो कुछ पैसा वापस आया और कुछ नहीं भी आया तो भी हम लॉसेस को टैकल कर पाएंगे, लेकिन पैसा हमने कम इंटरेस्ट रेट पे घुमा दिया और ज्यादातर वापस नहीं आया तो हम लॉसेस टैकल नहीं कर पाएंगे। मतलब बैंक अपना प्लानिंग इस तरीके से कर रहे हैं कि भैया उनके एनपीएस ना बढ़े, और उनके एनपीएस ना बढ़ने के लिए उनको पता है कि जितना भी पैसा वो घुमा रहे हैं कुछ तो पैसा ऐसा होगा कि वापस नहीं आएगा, तो वो एनपीए हो जाएगा। तो जो पैसा वापस आएगा इंटरेस्ट के साथ, उस पैसे से हम अपने लॉसेस को कवर कर लें, इसलिए बैंक अपने इंटरेस्ट रेट घटाते नहीं है। तो कुल मिला के भाई ये जो कुछ भी सरकार कर रही है इसके ग्राउंड पे कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है ना। सरकार ने बोला हम लोन बांटेंगे, पैसा बांटेंगे, पैसा एक्चुअली में लोगों के हाथ में जा नहीं रहा है, और बैंक अगर पैसा उठा भी रही है तो वो लोगों के लिए इंटरेस्ट रेट कर नहीं रही है। तो एक्चुअली में ये जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज है इससे हो क्या रहा है? ऑथर यहां बोल रहे हैं कि इससे कुछ नहीं हो रहा है, इससे सिर्फ गवर्नमेंट को ब्रैग करने का मौका मिल रहा है, इससे सिर्फ गवर्नमेंट को यह बताने का मौका मिल रहा है कि हाँ भाई देखिए हमने इकोनॉमी के लिए ये किया, ये किया, ये किया। चलिए ये रोहित आजाद जी के व्यू पॉइंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेन चीज रोहित आजाद जी यहां पे इन चीजों से निकलने के लिए क्या व्यू पॉइंट्स देते हैं ये जरूरी है। तो रोहित आजाद जी ये बोलते हैं कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट में जो भी बोला गया है कि फिजिकल डिफिसिट इतनी, रेवेन्यू डिफिसिट इतनी, जो भी टारगेट्स रखे गए हैं उन टारगेट्स को कुछ समय के लिए रखिए साइड में। सेंटर और स्टेट्स को बिल्कुल खुली छूट दीजिए कि वो जितना चाहे उतना पैसा मार्केट से उठा लें और उस पैसे को लोगों में बांटें। तो अगर सरकार को सच में कुछ करना है तो 10 लाख करोड़ रुपया मार्केट से बोरो करे सरकार और अपनी डेफिसिट को मोनेटाइज करे। तो लोगों को ऑयल, सोप, कुकिंग गैस जैसी चीजें 6 महीने के लिए फ्री में प्रोवाइड की जाए। वो लोग जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है उनके अकाउंट में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आने तक पैसा डाला जाए यूनिवर्सल बेसिक इनकम की तरह। जिस तरीके से मनरेगा चल रहा है उस तरीके से एक अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी लॉ लाया जाए ताकि अर्बन इलाके में भी लोगों को नौकरियां मिल सके। अब ये बिल्कुल ही वेलफेयर एजेंडा वाले पॉइंट्स बता रहे हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आजाद साहब, दैट given that this pandemic has exposed the precarious health sector, we can spend our way out of this crisis by building a robust public health infrastructure। एक robust public health infrastructure बनाइए, क्योंकि जो इंश्योरेंस रूट यूएस में लिया गया है, जो काफी हद तक इंडिया में अडॉप्ट किया जा रहा है, वो फेल हो चुका है।
यूएस का जो इंश्योरेंस मार्केट है ना हेल्थ का, वो बिल्कुल ही वाहियात है। आप इंश्योरेंस लोगे तो अलग अलग बीमारियों का अलग अलग लोगे, तो किसी ने कैंसर का ले रखा है और उसको हेल्थ की बीमारी होगी तो पैसा नहीं मिलेगा। तो ये जो सिस्टम है वो यूएस में फेल हो चुका है। यूएस में तो भैया हेल्थ सिस्टम में लोग बहुत दुखी हैं। मेरे एक दो दोस्त हैं, मेरी उनसे बात होती, वो भी यही बोलते हैं, बहुत ही बेकार है यूएस का हेल्थ सिस्टम। वहां तो लोग डरते हैं कि भैया बीमार ना पड़ जाओ कहीं। इंडिया में भी कुछ कुछ हद तक हम उस तरफ जा रहे हैं, हालांकि इंडिया में होलिस्टिक कवरेज है। ऐसा नहीं कि इंडिया में आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस खरीदोगे तो किसी दूसरी बीमारी का हुआ, कुछ दूसरी बीमारी निकल जाए तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा, मिल जाता है लेकिन उसमें भी भागा दौड़ी होती है। पैसा देना आसान होता है, इंश्योरेंस स्कीम खरीदना आसान होता है, बट उसको क्लेम करना बहुत मुश्किल होता है। ये तो खैर आप सब जानते हो, लोगों की जेब से पैसे निकलते नहीं है। फिर बात कर रहे हैं आप आजाद जी, क्लाइमेट चेंज के बारे में सोचने की जरूरत है। एक ग्रीन डील चाहिए, मतलब इससे बेस्ट समय नहीं हो सकता ग्रीन डेवलपमेंट पे फोकस करने का। एक ऐसी डील जहां पे डिमांड एंड सप्लाई साइड ऑफ एमिशंस को भी देखना जरूरी है। मतलब आप जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस ले रहे हैं उससे इन्वायरमेंट में क्या फर्क पड़ेगा शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, ये दोनों चीजें देखने की जरूरत है। कार्बन टैक्स को इंक्लूड करने की जरूरत है। कुल मिला के ये बिल्कुल ही सोशलिस्टिक अप्रोच देने की बात की जा रही है, जहां पे वेलफेयर पॉलिसीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है और जो डेवलपमेंटल पॉलिसीज हैं, कैपिटलिस्ट क्लास को पुश देने वाली जो पॉलिसीज उसको कम दिया जा रहा है। अब इंडिया की गवर्नमेंट का मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों। हम लोग बात करते हैं कि हम चाइना के सामने खड़े क्यों नहीं हो पाते, हम वियतनाम के सामने गारमेंट में और बांग्लादेश के सामने अपैरल्स में कमजोर क्यों है एक्सपोर्ट में। वो इसलिए है दोस्तों, देखिए एक लिबरलाइज्ड ट्रेड एनवायरनमेंट चाहिए कंट्री में बिजनेसेस को बुलाने के लिए। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में वो लिबरलाइज्ड रिजीम नहीं है। हमारी सरकार वो रिजीम लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब वो हमारी सरकार वो रिजीम लाने की कोशिश करती है, जैसे लेबर कोड आए, फार्म बिल्स आए, तो अपोजिशन होता है। तो यहां पे सरकार के सामने भी एक चैलेंज है, नो डाउट एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर फॉरेन कैपिटलिस्ट को लेके आना है तो एनवायरमेंटल लॉस, लेबर लॉस, एग्रीकल्चरल लॉस को रिलैक्स करना पड़ेगा। और जब इन लॉस को आप रिलैक्स करोगे तो आपका अपोजिशन होगा, आप सरकार को अपोज करोगे। तो भाई किस तरीके से आप मिडिल पाथ लेके आओगे ये देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि चाइना और वियतनाम जैसी कंट्रीज में कोई डेमोक्रेसी तो है नहीं, तो वहां की सरकार जो करेगी लोग कुछ कर नहीं सकते। बट इंडिया में डेमोक्रेसी है, लोग सड़कों पर उतर आते हैं, भाई बवाल दंगे करने लगते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। फाइनली बात करते हैं स्टोरेज ट्रेल ऑफ 2 वैक्सीन की। 2 वैक्सीनों की बात हो रही है, एक फाइजर की वैक्सीन की, एक मॉडर्ना की वैक्सीन की। फाइजर की वैक्सीन के रिजल्ट्स आए थे mRNA वैक्सीन की, बहुत ही मैसिव स्केल पे फाइजर वैक्सीन के ट्रायल्स चल रहे हैं, फेज 3 ट्रायल्स। हो सकता है नवंबर के एंड तक फाइजर वैक्सीन को यूएसए में यूज के लिए अप्रूव कर दिया जाए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूएसए के द्वारा। वहीं पे अभी एक रिजल्ट्स आए मॉडर्ना mRNA वैक्सीन के, जिसमें 94.5% एफिशिएंसी निकल के आ रही है। ये एफिशिएंसी किस बेसिस पे निकल के आ रही है इसके ऊपर अभी बहुत सी रिसर्च होनी बाकी है, तो इसके ऊपर बात करने का भी कोई मतलब है नहीं। खास बात दोस्तों ये है कि एफिशिएंसी अभी के रिजल्ट्स के बेसिस पे मॉडर्ना की वैक्सीन की ज्यादा बताई जा रही है और फाइजर की वैक्सीन की कम बताई जा रही है। अब इससे होगा क्या? इससे दोस्तों होगा ये कि मॉडर्ना की वैक्सीन फाइजर की वैक्सीन से ज्यादा इफेक्टिव मानी जा रही है, लेकिन अब बात की जाए स्टेबिलिटी की। मॉडर्ना की वैक्सीन को आप -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख सकते हो 6 महीने के लिए, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख सकते हो 30 दिनों के लिए, रूम टेम्परेचर पर रख सकते हो 12 घंटे के लिए। इंडिया जैसी कंट्रीज में जहां पे स्टोरेज फैसिलिटीज हैं बट उस लेवल की स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप फाइजर की mRNA वैक्सीन की बात करिए तो इसके लिए स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए -70 से -80 डिग्री सेंटीग्रेड। ये लॉजिस्टिकल नाइटमेयर हो जाएगा, नो डाउट दिस इज अ लॉजिस्टिकल नाइटमेयर। भाई इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी नहीं कि -70 से लेके -80 डिग्री सेंटीग्रेड का हम लोग स्टोरेज और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके, वी डोंट हैव दिस। बट जो हमारी ओरल पोलियो वैक्सीन है वहां पे -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक वैक्सीन को स्टोर करने का हिसाब है। तो मॉडर्ना की वैक्सीन को इंडिया के ज्यादातर हिस्सों में एडमिनिस्टर कराया जा सकता है, क्योंकि जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलता है ना इंडिया का, उसमें पोलियो, मीजल्स, डिप्थेरिया, इन सब की जो वैक्सीन है वो अवेलेबल कराई जाती हैं बच्चों को। तो उसके लिए ऑलरेडी एक कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। उसी कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर में मॉडर्ना वैक्सीन को हम लोग डाल सकते हैं, बट फाइजर की वैक्सीन को नहीं डाल सकते। इसीलिए हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डोजेस को पहुंचाना है तो मॉडर्ना वाली वैक्सीन की तो पहुंच जाएंगी, बट फाइजर वाली वैक्सीन की नहीं बदल जाएंगी। इसके लिए पूरा एक कोल्ड चेन, एक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, सप्लाई चेन बनानी पड़ेगी, जो कि अभी के लिए इंडिया के पास नहीं है। और ये -37 से लेके -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर करना, ये यूएस और डेवलप्ड कंट्रीज यूरोप जैसी के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। इंडिया जैसी और बांग्लादेश और श्रीलंका और फिलीपींस, इनकी तो बात आप
थोड़ी दीजिए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मॉडर्ना की जो वैक्सीन है ना उसमें प्रॉमिस ज्यादा है, मॉडर्ना की जो वैक्सीन है ना उसमें पोटेंशियल ज्यादा है, क्योंकि सिर्फ एक वैक्सीन कितनी ज्यादा इफेक्टिव है, वो कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि उसको एडमिनिस्टर किस हद तक किया जा सकता है, बस यही चीज यहां पे बताई जा रही है। इंडिया में एक पुणे बेस्ड जेनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड है, वो एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की सब्सिडरी है, वो भी एक एमआरएनए वैक्सीन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बट एमआरएनए वैक्सीन जो फाइजर वाली है ये -70 से लेके -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टेबल रहती है। जेनोवा बायो फार्मास्यूटिकल वालों ने पहले ही बोल दिया कि देखिए -70 टू -80 डिग्री सेंटीग्रेड वाली स्टोरेज वाली जो वैक्सीन है वो इंडिया में सक्सेसफुल नहीं होगी, इसीलिए वो थोड़ा बहुत जो जेनोम है उसको ट्वीक करके कोशिश कर रहे हैं कि कम टेम्परेचर पे उसको स्टोर किया जा सके। अब देखते हैं क्या होता है। तो ये है आज का एडिटोरियल एनालिसिस दोस्तों, आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वर्ड ऑफ द माउथ से बता लीजिए। गुड बाय।